हाँ जी बच्चों, आज हम लोग अकाउंट्स में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? बजट। क्या ये वर्ड कभी सुना है आपने अपने जीवन में? बजट। यही वो वर्ड है जो आपको आज तक परेशान करते आया। हाँ, बजट क्या है? आपने कहा भैया आईफोन खरीदना है, घर वालों का इतना बजट नहीं है, 5,000 वाला कोई बढ़िया ले। आपने कहा घूमने जाना है, 5 स्टार होटल में रुकेंगे, घर वालों का बजट नहीं। बजट का मतलब आप बिल्कुल भली भांति जानते हैं। तो बजट एक तो मॉनेटरी टर्म्स में भी आपने कहा, इसके अलावा आप भी अपने जीवन में बजट बहुत बार करते हैं। बजट एक तरीके से आपकी पढ़ाई से अगर रिलेट करें तो आप टाइम टेबल बनाते हैं कि हम 24 घंटे में 28 घंटे की पढ़ाई करेंगे। जो भी आप अपना टाइम टेबल बना लें कि भाई 8 to 10 आवर्स हमको दिन भर में पढ़ना है। टाइम टेबल बनाते हैं, एक तरीके का बजट ही तो है। अच्छा, जैसे आप टाइम टेबल बनाते हैं तो जो चीज बीत चुकी होती है उसके लिए बनाते हैं कि पिछले एग्जाम जो हमने CSEET पास किया था, जो भी पास किया था उसमें ऐसे पढ़ते, उसके लिए बजट बनता है कि बजट हमेशा आने वाले समय के लिए होता है, आने वाले समय के लिए होता है। जरूरी भी है। जब आपके लिए जरूरी है तो सोचो, एक कंपनी, एक एंटरप्राइज, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बजट कितना जरूरी है। मान लो मेरी एक कंपनी है, मैं ये पेन बनाता हूं, मैं ओनर हूं। अब मेरे यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। एक होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसका काम होगा इसको प्रोड्यूस करना। एक होगा परचेज डिपार्टमेंट, एक होगा सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट। अब जरा समझिए, आम तौर पे साल शुरू होने से पहले मैं इन सारे डिपार्टमेंट को एक टारगेट देता हूं, इनका एक बजट बनाता हूं कि भैया सेल डिपार्टमेंट को कहा कि तुमको इस साल इतनी यूनिट्स कम से कम बेचनी है, इतने इतने महीने में, इस महीने में इतनी बिकनी चाहिए, इस महीने में इतनी बिकनी चाहिए। उस हिसाब से प्रोडक्शन वाले से कहता हूं कि इतनी बिकेगी तो इतनी प्रोड्यूस भी तो तुम्हें करनी है। क्यों कह रहे हैं, क्यों बजट क्यों बना रहे हैं? ना कहें, अगर नहीं कहेंगे, टारगेट नहीं देंगे, तो एम्प्लॉयज तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। आपको क्या देनी पड़ेगी उनको हर महीने? सैलरी। उनको क्या फर्क पड़ता है यूनिट्स बिके ना बिके? आप टारगेट दोगे तभी तो काम हो पाएगा, तभी तो वो मेहनत करेंगे कि भैया इतने का टारगेट मिला था, ये बजट था, जल्दी अचीव करो नहीं तो डांट पड़ेगी। सिंपल सी बात है। वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर है ये हमारे अकाउंट्स का। बजट बहुत इजी चैप्टर है। यहाँ पे हम डिफरेंट तरीके के बजट्स बनाना सीखेंगे कि प्रोडक्शन बजट कैसे बनता है, सेल्स बजट कैसे बनता है, परचेज बजट कैसे बनता है। बिल्कुल आसान तरीका है। बजट का मतलब आप सबको समझ में आ गया है कि बजट का मतलब है एक प्री डिफाइंड, हमने कोई चीजें तय कर दी। मे बी जब इंडस्ट्री में बनता है बजट, तो मे बी इन यूनिट्स बन सकता है कि इतने पेन की यूनिट्स बेचनी है, या रुपीज में भी बन सकता है कि इतने रुपए की सेल होनी है, या इतने रुपए का प्रोडक्शन होना है, या दोनों पे भी बन सकता है। लेकिन अगर हम चैप्टर का नाम ध्यान से देखें तो चैप्टर में केवल बजट तो लिखा नहीं, हम लोग इसको शॉर्ट बजट बोल रहे हैं। चैप्टर के नाम में तो 3 चीजें लिखी हैं। क्या क्या दिख रही हैं? बजट, बजटिंग, बजटरी कंट्रोल। तीनों को मैं आपको पहले ऐसे ओरली समझा देता हूं, फिर पढ़ेंगे। बजट का मतलब तो समझ में आ गया। बजटिंग क्या होती है? बजटिंग का मतलब होता है बजट को सही तरीके से डिजाइन करना, बनाना, इंप्लीमेंट करना और ऑपरेट करवाना, ऑपरेशनल पार्ट, ये है बजटिंग। तो फिर ये तीसरा वाला क्या है? बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल का मतलब होता है कि आपने बजट तो बना लिया, बजटिंग भी कर ली, फिर उसके बाद जितने टाइम के लिए बनाया था, मान लीजिए आपने 1 महीने के लिए बनाया था, 1 महीना खत्म होने के बाद आप कंपेयर भी तो करो कि आपने बजट यानी एस्टिमेट किया था ये, और हुआ ये, एक्चुअल ये हुआ। आपने एस्टिमेट किया था बिकनी चाहिए 10,000 यूनिट, बिकी 8,000 यूनिट्स। कंपैरिजन करिए, वेरिएंस ढूंढिए कि 2,000 यूनिट का डिफरेंस है, उसका कारण समझिए क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, किसकी गलती हुई, एक्शन लीजिए। जैसे आप बजट बनाते हैं, आप टाइम टेबल आपने कहा बनाते हैं पढ़ाई का,
तो बनाने के बाद बजटरी कंट्रोल भी तो किया करो, उतने टाइम के बाद इवेल्युएट भी तो किया करो कि हमने सोचा था कि आज बैठ करके हम अकाउंट के 5 चैप्टर कर लेंगे, लेकिन हम तो 5 पेजेस भी ना पढ़ पाए। तो इवेल्युएट करना जरूरी है, जब तक इवेल्युएशन नहीं होगा तब तक आप रेमेडियल एक्शन नहीं लेंगे। तो बजटरी कंट्रोल, जैसा कि नाम बता रहे, कंट्रोलिंग के लिए हम एक्चुअल और एस्टिमेटेड डेटा को मैच करते रहते। कई बार हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म भी किया हो, हमने 10,000 यूनिट्स का टारगेट दिया था लेकिन सेल हो गई 15,000 यूनिट। तो एज अ मैनेजमेंट का ये भी ड्यूटी है कि भैया जिसकी वजह से ज्यादा सेल हुई उसको आप इंसेंटिव दीजिए, उसको मोटिवेट करिए, उसको अवार्ड दीजिए, है ना। तो ये सारी चीजों को बजट हमें बता करके चलेगा। पहले थ्योरी पार्ट में आते हैं, लेसन नंबर 15, बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। सबसे पहले बजट। बजट बजट मींस अ फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब पैसा, मनी फॉर्म में भी बना सकते हैं, वैल्यू, एंड क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी फॉर्म में, यूनिट्स फॉर्म में। बजट मींस अ फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड, बना भी लिया और उसके बाद जो आपके सीनियर हैं जो अप्रूव करते हैं उनसे अप्रूव भी करा लिया। ऐसा नहीं कि आपने बजट बना लिया इस महीने हम केवल 2 पेन बेचेंगे, तो फिर क्या आएगा बजट? अप्रूव्ड, प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड। कब? वो समय होने से पहले कब बनता है बजट की बाद में बनता है? पहले, प्रायर टू डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम फॉर अटेनिंग अ गिवन ऑब्जेक्टिव। क्या क्या एसेंशियल फीचर्स होते हैं बजट के? एक बजट में क्या क्या चीजें होती हैं, आओ देखें। इट इज स्टेटमेंट जो एक्सप्रेस्ड होता है या तो मनी के फॉर्म में या यूनिट के फॉर्म में, प्रिपेयर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसको सही से इंप्लीमेंट करने के लिए बजट बनाया जाता है। इट इज लेड डाउन प्रायर टू द बजट पीरियड, यानी जो बजट पीरियड आपने कहा हम 2022 के लिए बजट बनाएंगे तो 2022 से पहले बनाया जाएगा। एंड इट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए डेफिनेट फ्यूचर पीरियड, यानी एक तय समय के लिए बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए हो गया, अंत काल तक यही बजट चलेगा। बजट भी तो चेंज होते हैं, मार्केट में रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो आपको बजट भी अपने चेंज करने पड़ेंगे। जैसे अभी आप अपना बजट बनाते हैं टाइम टेबल पढ़ाई का, सीएस बनने का, सीएस बन जाएंगे उसके बाद बनाएंगे कहाँ कहाँ जॉब करनी है, कितने साल में कितने इंक्रीमेंट तक आपको पहुंचना है, हर एक चीज का बजट होना चाहिए भाई। ठीक है, बजटिंग का क्या मतलब है, आओ देखें। बजटिंग का मतलब है कंप्लीट प्रोसेस। बजटिंग इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, डिजाइन करना, इंप्लीमेंटिंग एंड ऑपरेटिंग बजट। बजट को सही तरीके से बना लेना, सही तरीके से लागू कराना और कोशिश करना कि सही तरीके से वो ऑपरेट होता रहे, चलता रहे। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग आर एज फॉलोज। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू प्रोवाइड कोऑर्डिनेट टीम एफर्ट टुवर्ड्स क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। कोऑर्डिनेट टीम एफर्ट्स का मतलब समझते हैं। देखिए, आपने मान लीजिए बजट बना के सेल डिपार्टमेंट से तो कह दिया कि भैया आपको इतनी यूनिट्स बेचनी है, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे आपने कुछ नहीं रखा, उनके दिमाग में कुछ नहीं डाला। अब जरा समझिए, सेल डिपार्टमेंट वाला ऑर्डर ले आया लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला तैयार ही नहीं कर पा रहा है, काम चल पाएगा क्या? रेपुटेशन बल्कि और खराब हो जाएगी। जिसने ऑर्डर दिया होगा वो कहेंगे तो ऑर्डर ही नहीं पूरा कर पाते हमारा। आपस में सारी टीम में कोऑर्डिनेशन के लिए बजट जरूरी है कि उसको ये बजट मिला है तो उससे अकॉर्डिंगली उसको इतना बेचना है तो तुम्हें इतना बनाना है, तुम्हें इतना बनाना है तो परचेज डिपार्टमेंट से तुम्हें इतना खरीदना है। रॉ मटेरियल होगा तब तो वो बनाएगा, बनाएगा तब तो बिकेगा। ठीक है, और टू डेवलप ओवरऑल एक डायरेक्शन मिल जाता है और फ्यूचर पॉलिसीज भी डेवलप हो जाती हैं बिजनेस की। टू प्रोवाइड रिसोर्स इंफॉर्मेशन टू इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, ताकि सही डिसीजन मेकिंग लोग ले पाए। टू सेट अप बेंचमार्क, बहुत जरूरी है बेंचमार्क के लिए लोगों के दिमाग में हो कि भैया इस साल इतना काम करना है। टू इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सर तो ये बजटरी कंट्रोल क्या हुआ? आओ बेटा, बजटरी कंट्रोल का मतलब होता है बजट को एक्चुअल फिगर से कंपेयर करना और रेमेडियल एक्शंस वगैरह लेना। देखते, बजटरी कंट्रोल इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट, बजट को एस्टेब्लिशमेंट करना, रिलेटिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ ए पॉलिसी एंड द कंटिन्यूअस कंपैरिजन,
अंडरलाइन करिए, कंटिन्यूअस कंपैरिजन किसके किसके बीच में, एक्चुअल एंड, मतलब एक बार कंपेयर कर लिया तो काम खत्म हो गया, कि कंटिन्यूअस कंपैरिजन। कंटिन्यूअस मतलब जरूरी नहीं कि आप रोज ही बैठ के कर रहे हैं, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, कंपैरिजन होना बहुत जरूरी है, तभी काम हो पाए। बजटरी कंट्रोल सिस्टम सिक्योर्स कंट्रोल ओवर परफॉर्मेंस। किस पे कंट्रोलिंग हो रही है? एक तरीके से परफॉर्मेंस पे। जब आप एम्प्लॉइज को डांटेंगे, भैया ये वेरिएशन कैसे, हमने तो इतना टारगेट दिया था, आपने प्रोडक्शन ही नहीं किया, परफॉर्मेंस अगली बार सुधरेगी, कॉस्ट सुधरेगी। प्रोडक्शन वाले से आपने बोला या परचेस वाले से आपने बोला, हमने आपको बजट दिया था कि इंक 5 रुपए लीटर मार्केट से खरीदनी है, आप 8 रुपए लीटर खरीद करके लेकर के आ रहे हैं, क्या जरूरत है आपकी? हम डायरेक्ट नहीं खरीद लेते, आपको क्यों रखा है? आप नेगोशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। कॉस्ट इंप्रूव होगी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस बाय फॉलोइंग 3 स्टेप्स। कह रहा 3 स्टेप में काम होता है। हमने कहा भैया कैसे? कह रहा सबसे बजटरी कंट्रोल 3 चीजों में होता है। सबसे पहले बजट बनता है, फिर हम एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करते हैं बजटेड रिजल्ट से, और फिर हम जो भी करेक्टिव एक्शन होते हैं, रेमिडियल एक्शन होते हैं, रेमिडियल मेजर्स होते हैं, वो लेते हैं कि कैसे इसको सुधारा जाए। सिर्फ कंपेयर करके काम थोड़ी ना चलेगा, इसको कैसे सुधारा जाए। क्लियर? चलें आगे, कोई डाउट? सर ये बजट कितनी तरीके के होते हैं ब्रॉडली? अगर बजट की क्लासिफिकेशन करी जाए बेटा, तो बजट जो होते हैं, एक बेस्ड ऑन कैपेसिटी होते हैं, बेस्ड ऑन कवरेज होते हैं, बेस्ड ऑन पीरियड होते हैं, बेस्ड ऑन कंडीशन होते हैं। बेस्ड ऑन कैपेसिटी फिक्स्ड बजट हो सकता है, फ्लेक्सिबल बजट हो सकता है। सर मतलब ऐसे समझ लेते हैं, फिक्स बजट में क्या होता है कि हमने बजट बना लिया कि इस महीने या इस साल हम 1 लाख यूनिट पेन की बेचेंगे, ये है फिक्स बजट, उसके हिसाब से सारी डेटा हमने रिकॉर्ड कर लिया। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? फ्लेक्सिबल बजट ये होता है कि अगर हम इस साल 1 लाख यूनिट पेन की बेचेंगे तो ये सेल होगी, ये कॉस्ट होगी, ये प्रॉफिट होगा, इतना परचेज करना पड़ेगा, इतना प्रोडक्शन होना पड़ेगा। अगर हम प्लान नंबर भी अगर 80,000 बेच पाए तो ये होगा, अगर हमने 1.5 लाख बेच दिया तो ये होगा। अलग अलग कैपेसिटीज पे बना दिया, वो है फ्लेक्सिबल बजट। ज्यादा सही क्या है? फ्लेक्सिबल बजट ओनर के दिमाग में सभी कुछ होना चाहिए, सारी प्लानिंग होनी चाहिए। बेस्ड ऑन कवरेज में है फंक्शनल बजट, मास्टर बजट। फंक्शनल बजट का मतलब है अलग अलग फंक्शंस का, ये प्रोडक्शन डिपार्टमंट का बजट, ये सेल डिपार्टमेंट का, ये परचेज डिपार्टमेंट का, सबका अलग अलग। कैश बजट ये है। जब सारे इन फंक्शनल बजट को हम मर्ज कर देते हैं तो वो मास्टर बजट बन जाता है। बेस्ड ऑन पीरियड में आते हैं तो दिख रहे हैं नाम से ही आप ये समझ में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बजट एंड शॉर्ट टर्म बजट। वो बजट जो एक लंबे समय के लिए बनाया जा रहा है, लंबा समय पूरे साल, 6 महीना, 8 महीना, 2 साल, वो है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म बोले तो 1 महीने, 2 महीने के लिए। वैसे प्रैक्टिकली एक ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही बना के चलती है, लॉन्ग टर्म विजन भी रखती है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए शॉर्ट टर्म टारगेट तो देने पड़ेंगे एम्प्लॉय को, इस महीने इतना काम करना है, इस महीने इतना काम करना है। बेस्ड ऑन कंडीशन, आपने जो बजट बनाए बेस्ड ऑन कंडीशन में, एक है बेसिक बजट कि आपने एक बजट बना लिया कि भैया इतने की इंक होती है, इतना माल बेचते हैं। एक है करंट बजट। करंट बजट जैसे अभी आप देख सकते हैं कोविड की सिचुएशन चल रही है, आपने उसको टारगेट तो दे दिया कि भैया इस साल हमें 1 करोड़ की सेल चाहिए, पूरे देश में लॉकडाउन हो गया, कहां से लेके आएगा? करंट बजट मींस बेस्ड ऑन द करंट कंडीशन। आपने बजट बनाया घर पे कि आपको 15-15 घंटे की पढ़ाई करनी है, आपके दूर के कजिन्स रहने आ गए, वो कह रहे हैं चलो भैया हमको चॉकलेट दिलाने चलो, छोटे छोटे आ गए। अब आपको करंट कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा कि जब वो सो जाएगा तो हम पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो सर समझ में आ गया। सर फंक्शनल बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा सही बताओ। हाँ सर पढ़ा दीजिए फंक्शनल बजट। ठीक है, पढ़ेंगे तो सभी कुछ जो पढ़ने वाले हैं, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। फंक्शनल बजट नाम से समझ में आ रहा है, अलग अलग फंक्शंस के बजट। अच्छा था ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही फंक्शन होता है, एक ही एक्टिविटी होती है कि बहुत सारी? बहुत सारी। देयर आर वेरियस एक्टिविटीज एंड फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। These activities are interrelated. Interrelated कैसे होती है? इन है ये, इन है। There are various activities and functions in an organization. These activities are interrelated. Interrelated मतलब जाहिर सी बात है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सेल वाला ऑर्डर ही नहीं ला पा रहा तो प्रोडक्शन वाला करेगा क्या? मक्खी मार रहा है बैठ के, वो कह रहा है प्रोडक्शन करके रख दे, खराब कर दे सारा सामान बना बना के। द फोरकास्ट फॉर
इंडिविजुअल एक्टिविटी फोरकास्ट करिए, हर एक अलग अलग एक्टिविटीज को, एंड आर प्रिपेयर्ड एंड कोऑर्डिनेटेड विद दोज ऑफ अनदर एक्टिविटी। आपने फोरकास्ट किया, आपने फोरकास्ट कर लिया सेल कि इतनी हो जाएगी, लेकिन उसको दूसरी एक्टिविटी से कोऑर्डिनेट तो करिए। आप परचेज डिपार्टमेंट के पास गए, वो कह रहे इतना रॉ मटेरियल मार्केट में ही नहीं, कहां बना के बेच पाओगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास गए, वो कह रहे अरे मशीन ही नहीं है, इतने बनाने के लिए 10 मशीन चाहिए, आपने 3 मशीन लगाई पुराने जमाने, कहां से बना ले। कोऑर्डिनेशन बड़ा जरूरी है। फोरकास्ट फॉर इंडिविजुअल एक्टिविटीज आर प्रिपेयर्ड एंड कोऑर्डिनेटेड विद दोज ऑफ अनदर एक्टिविटी, एंड फिर उसको मर्ज किया जाता है, कंसोलिडेट किया जाता है टू शो द टोटल इफेक्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज एज ए होल। अप्रूव टारगेट फॉर इंडिविजुअल फंक्शंस। इंडिविजुअल फंक्शंस के जो अलग अलग टारगेट है वो होते हैं फंक्शनल बजट। जैसे कि कुछ मेन फंक्शनल बजट्स की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल फंक्शनल बजट्स की एग्जांपल के तौर पे, तो सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन बजट तो समझ में आ गया, यूनिट्स में, कॉस्ट मतलब रुपीज में। ओवरहेड बजट जो इनडायरेक्ट खर्चे होंगे। फाइनेंशियल पैसों से रिलेटेड बजट, फाइनेंशियल बजट में ही वैसे कैश बजट आ जाता है, लेकिन मैंने अलग से भी लिख दिया कैश बजट। तो अलग अलग इंडिविजुअल एक्टिविटीज के जो बजट बनते हैं, अलग अलग फंक्शंस के जो बजट होते हैं, वो कहलाते हैं फंक्शनल बजट। और इन्हीं सारे बजट्स को अगर आप मर्ज कर दें, एक साथ कर दें, तो क्या बन जाएगा, मास्टर बजट। आइए पढ़ें, द कंसोलिडेशन ऑफ ऑल फंक्शनल बजट। सारे फंक्शनल बजट को अगर हम कंसोलिडेट कर दें तो बन जाता है मास्टर बजट। क्लियर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, बहुत आराम से ध्यान से करेंगे। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर बजट फॉर 6 months एंडिंग 30th जून। कितने महीने का बजट बनाना है, 6 महीने का। ठीक है, 30th जून को एंड हो रहा है, तो शुरू कहां से हुआ होगा, जनवरी से। ठीक है, बना लेंगे। फॉर एबीसी कंपनी लिमिटेड। अच्छा, डेटा क्या दिया है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ें। प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट है हमारे यहाँ। अच्छा, पेन भी बनाते हैं, पेंसिल भी बनाते हैं, रबड़ बनाते हैं, मतलब ए बी सी 3 प्रोडक्ट हैं। स्टॉक दिए हुए हैं फॉर द बजटरी पीरियड, यानी 6 महीने के दौरान के स्टॉक। सर 2 लिखे हैं, एज ऑन 1 जनवरी स्टॉक लिखा है, एज ऑन 30th जून स्टॉक लिखा है। अच्छा, आप कह रहे 1 जनवरी वाला ओपनिंग स्टॉक है और 30th जून वाला क्लोजिंग स्टॉक है। यानी जैसे अगर प्रोडक्ट ए की बात करें तो प्रोडक्ट ए का ओपनिंग स्टॉक 8000 यूनिट और क्लोजिंग स्टॉक जो हमें चाहिए, ये सब एस्टिमेटेड डेटा है ना, बजट बनता ही आगे के लिए एस्टिमेटेड ही डेटा है। जो हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए वो 10,000 यूनिट चाहिए। ऐसे ही बी का ओपनिंग स्टॉक 9,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक 8,000, एंड सी का ओपनिंग 12,000 यूनिट और क्लोजिंग 14,000। नॉर्मल लॉस इन प्रोडक्शन 4%, 2%, 6%, ए का 4%। ये क्या नॉर्मल लॉस इन प्रोडक्शन। जब आप बनाने निकलते हैं, कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आपने अगर 100 यूनिट का सामान डाला फॉर एग्जांपल, तो पूरे 100 आमतौर पे नहीं निकलते, कुछ तो वेस्टेज होगी ना। तो जैसे 4% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 100 का सामान डाला तो 100 का 4 खराब हो गया, 96 ही सही निकलते हैं। 2% का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल 100 एग्जांपल से ले रहे, थोड़ा इजी बढ़ जाता है। 100 आपने इनपुट किया तो 2% का नॉर्मल वेस्टेज हो गया, 98 सही निकलते हैं। सी वाले में 6% की वेस्टेज है, 100 डाला तो करीब करीब 6%, 6 यूनिट खराब हो जाती हैं, 94 सही निकलती है। सब एस्टिमेशन है, हो सकता है एक्चुअल में थोड़े कम खराब हो, ज्यादा खराब हो, हम तो एस्टिमेशन बेसिस पे चल रहे। रिक्वायरमेंट टू फुलफिल सेल्स प्रोग्राम, यानी सेल की क्या नीड है। प्रोडक्ट ए इन 6 महीने के दौरान हमें चाहिए 60,000 यूनिट्स बेचने के लिए, यानी सेल दी हुई, एस्टिमेटेड सेल एक तरीके की। बी की 50,000, सी की 8,000 यूनिट, 80,000 सॉरी, ठीक है 80,000 यूनिट। ये 3 की सेल दी है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं आपको यहाँ कुछ ऐसा नया नहीं पढ़ा दूंगा आज कि आप बिल्कुल गदगद हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा, हमारे पास नॉर्मल लॉस को पहले थोड़ी देर भूल जाते हैं। हमारे पास सेल है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, केवल इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हैं, अभी लॉस को बाद में समझते हैं। हमें इन 3 चीजों की मदद से प्रोडक्शन निकालना है कि कितना बनाएं, जिसके लिए मैं पहले एक छोटा एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूं, सिर्फ सुन के बताना, फिर इसको करेंगे। मान लो
मैंने सोचा कि मेरे को इस बार 100 पेन बेचने हैं। मैंने अपने स्टॉक में देखा तो मेरे स्टॉक में 10 पहले से रखे हुए हैं। फिर मैंने सोचा कि आखिरी में बेचने के बाद 5 मेरे को तब भी बचे हुए चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने इस बार सोचा कि मैं 100 पेन बेचूंगा। अपना स्टॉक देखा ओपनिंग तो 10 पेन रखे हुए भी मेरे पास स्टॉक में। फिर मैंने सोचा कि यार इस महीने के बाद 100 पेन बेचने के बाद 5 पेन मेरे को तब भी चाहिए स्टॉक में। अब मैं सोच रहा हूं बैठ के कि इस बार मैं कितने प्रोडक्शन और करूं, पेन का कितना बनाऊं। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। 95 आपने क्या किया, आपने बिल्कुल सिंपल किया। आपने कहा सर 100 पेन आपको इसने आपने कहा बेचने हैं, जिसमें से 10 ऑलरेडी रखे हैं, तो 90 की जरूरत हुई एक तरीके से। 100 माइनस 10 90, लेकिन 5 आपको और चाहिए बचे हुए, तो 95 बना लो। या इसको आप ऐसे, आपने ऐसे किया होगा फॉर एग्जांपल, आपने कहा सर 100 बेचने हैं और आखिरी में 5 रखे हुए भी चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक भी, यानी टोटल 105 की रिक्वायरमेंट है। 100 बेचने के लिए, 5 रखने के लिए 105 की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 10 आपके पास पहले से पड़े हैं। 105 में 10 चला गया तो 95 और बना लीजिए। अगर इसी चीज को मैं फॉर्मूले में बोल दूं तो आपने कहा कि सर आपको 100 बेचने हैं, यानी 100 है सेल, प्लस आपको 5 क्लोजिंग स्टॉक रखे हुए भी चाहिए, यानी प्लस क्लोजिंग स्टॉक 500 प्लस 5 105, माइनस ऑलरेडी 10 रखे हुए हैं, माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू प्रोडक्शन। तो कुछ इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो आसमान से उतरा हुआ है। अब यहां लॉस की भी बात है, वो हम बाद में आपको समझा देंगे, पहले इतना तो समझे। मैंने सिंपल तरीके से लिखा कि भैया अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन बजट बनाना है 6 महीने के लिए, 30 जून तक के लिए। प्रोडक्ट है हमारे पास 3, ए है, बी है, सी है, और ये पर्टिकुलर्स का कॉलम। सबसे पहले मैंने बजटेड सेल्स ली। बजटेड क्यों ली, एक्चुअल क्यों नहीं ली? बजट ही बन रहा है तो वो जो सेल्स है सब एस्टिमेटेड ही सेल है। आप सिर्फ सेल भी लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। ये दी थी 60,000, 50,000, 80,000, मैंने लिखी 60,000, 50,000, 80,000 सब कुछ। ये यूनिट्स में था, ये रुपीज गलत है, ये यूनिट्स कर लेते हैं, ठीक है ना। ये यूनिट्स में, ए यूनिट्स लिखा हुआ है, यूनिट्स लिखा है, रुपीज वाला काट देना। हाँ, इसमें मैंने ऐड किया कि मेरे को भैया क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए 10,000, 8,000, 14,000, 10,000 प्रोडक्ट ए का, 8,000 प्रोडक्ट बी का, और सी का 14,000। ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो मैंने कहा टोटल जो रिक्वायरमेंट होगी ए वाले की मैं बात करूं तो ए में 60,000 यूनिट्स बेचनी है। ए में 60,000 बेचनी है, 10,000 बची हुई भी चाहिए आखिरी में, तो टोटल मेरे को रिक्वायरमेंट जो है वो 70,000 की। मैंने कहा ए का लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक पड़ा है 8,000, 70,000 की रिक्वायरमेंट में 8,000 अभी घर पे रखे हुए हैं, तो कितने और बना लूं? 62,000। ऐसे ही करके बी और सी का भी करते हैं, फिर लॉस वाला भी फंडा समझा दूंगा। 50,000 बेचना है बी, 8,000 आखिरी में रखा हुआ चाहिए, यानी टोटल रिक्वायरमेंट 58,000 की है, जिसमें से 9,000 ऑलरेडी बचा हुआ है, पहले का रखा हुआ है, तो 49,000 और बना लीजिए। 80,000 सी में आ जाते हैं, 80,000 बेचना है, 14,000 क्लोजिंग है, टोटल रिक्वायरमेंट 94,000 की है, आपके पास 12,000 ऑलरेडी ये रखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक, 82,000 और बना लीजिए। लेकिन भाई साहब जरा सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 100 यूनिट्स का सामान डालता हूं, मान लो मैं प्रोडक्ट ए की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट ए की 100 यूनिट्स का अगर मैं रॉ मटेरियल डालता हूं, तो क्या 100 यूनिट्स बन के तैयार हो जाते हैं? क्वेश्चन में लिखा था लॉस ए का बताना कितना था, 4%। नॉर्म यानी अगर मैं इतने का ग्रॉस प्रोडक्शन डालता हूं, रॉ मटेरियल डालता हूं आपकी लैंग्वेज में 100 यूनिट का, तो लेस नॉर्मल लॉस एट द रेट 4%। कितनी यूनिट हुई 100 की 4%? 4 यूनिट्स का तो लॉस हो गया, तब जाके नेट प्रोडक्शन बनता है बेटा 96 यूनिट्स का। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे को 96 यूनिट्स नेट अच्छी अच्छी चाहिए,
अच्छी अच्छी वही बेच पाऊंगा। 96 यूनिट चाहिए तो मेरे को 100 यूनिट का रॉ मटेरियल डालना है, कह सकते हैं। अगर 96 यूनिट ए की चाहिए तो 100 यूनिट का रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा। मेरे को चाहिए कितनी थी, आपने अभी निकाली थी ये फिगर, नेट प्रोडक्शन 62,000। तो मैंने कहा कि भाई अगर यूनिटरी मेथड पे ही चले अपन लोग तो, और 96 चाहिए होती तो 100 का डालना पड़ता। तो अगर 60 कितनी थी, 62,000 चाहिए हो तो कितने यूनिट्स का रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा ग्रॉस प्रोडक्शन। सिक्स कैसे करें सर, बेटा ऐसे करो, 100 अपॉन अपॉन 96, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, इंटू 62,000। 100 अपॉन 96 इंटू 62,000। तो आप कह रहे हैं 64583 यूनिट्स है। तो आप राउंड ऑफ को इग्नोर भी कर सकते हैं, आप इसको 84 भी ले सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए। यानी जब आप इतनी यूनिट्स डालोगे, 64583 यूनिट्स प्रोडक्ट ए की, तब पता है 62,000 यूनिट्स बन के तैयार होंगी। नहीं विश्वास होता तो आप चेक कर सकते हैं, 64583.33 जो भी कैलकुलेटर पे आ रहा है, इसका 4% निकाल के माइनस करो, 62,000 बचेगा। क्योंकि 64583.3333 जो भी आ रहा है, इसका 4%, इस फिगर का इंटू 4%, यानी 2583 का लॉस हो जाएगा, माइनस करके 62,000 बचेगा। बात समझ में आई सर? अगर हम लोग ये, तो आपने जैसे ये लिया 96 आपका था नेट प्रोडक्शन, हाँ बेटा, और 100 का जीपी निकाल दिया। जीपी मतलब यहाँ ग्रॉस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सर अगर हम लॉस निकालना चाहें, अच्छा लॉस निकालना चाह रहे हो तो ऐसे निकाल लो, इसी एग्जाम्पल से चलें कि 100 यूनिट अगर डालते, 100 एज्यूम करी मैंने, तो 4 यूनिट का लॉस होता तो 96 नेट बनती। मतलब अगर अपने को 96 का नेट प्रोडक्शन चाहिए तो नॉर्मल लॉस, एनएल मतलब नॉर्मल लॉस होगा कितने का, 4 का। अपने को नेट प्रोडक्शन चाहिए कितना था सर, पता है 62,000। तो अगर 62,000 का नेट प्रोडक्शन चाहिए था तो लॉस कितना होता है, इससे लॉस आ जाएगा सर, 4/96 इंटू 62,000। आप कह रहे हैं 25 कितना है, 4/96 इंटू 62,000, 2583। ठीक है, राउंड ऑफ करते हुए जो चाहिए वो निकाल सकते हैं। इन शॉर्ट नेट प्रोडक्शन कैसे आता है, ग्रॉस प्रोडक्शन में नॉर्मल लॉस आप माइनस कर लीजिए, नेट प्रोडक्शन आ जाएगा। तो अगर इस केस में बात करें तो चेक कर लेते हैं, हमारा नेट प्रोडक्शन आ भी रहा है 62,000 की नहीं, नेट प्रोडक्शन जो हमारा आ रहा है, ग्रॉस प्रोडक्शन कितना है 64583 माइनस नॉर्मल लॉस कितना आता है, इतने ही का चाहिए था। सर ये भी तो कह सकते हैं क्या बेटा, सर आपने कहा नॉर्मल प्रोडक्शन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रोडक्शन माइनस नॉर्मल लॉस। तो अगर सर किसी को ग्रॉस प्रोडक्शन निकाल के बताना, भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को मैं कौन सी फिगर बताऊंगा, जाहिर सी बात है ग्रॉस प्रोडक्शन वाली फिगर बताऊंगा। अगर ग्रॉस प्रोडक्शन निकालना हो तो क्या करें, इस फॉर्मूले को घूर घूर के देखिए, बताओ क्या करें। नेट प्रोडक्शन में नेट लॉस, नहीं नॉर्मल लॉस जिसको बोल रहे हैं, नेट प्रोडक्शन में नॉर्मल लॉस ऐड कर देंगे तो ग्रॉस प्रोडक्शन आ जाएगा। आओ जरा देखते, नेट प्रोडक्शन तो अपन सबका आ ही गया था। अब इसमें हम लोग नॉर्मल लॉस जो 2583 का आपने निकलवाया वो ऐड किया, तो यार सर ये नॉर्मल लॉस आपने कैसे निकाला 2583 का, बेटा ऐसे निकाला, 4/96 इंटू 62,000 करके 2583 की फिगर मैंने निकाली, या मैंने आपको ग्रॉस प्रोडक्शन भी निकालना सिखा दिया, जिसको मैंने वर्किंग नोट में यहां भी लिख दिया है कि मैंने नॉर्मल लॉस ऐसे निकाला है, 4/96 ए का जो निकाला है, 4/96 इंटू 62,000, 2583। बताइए बी का और सी का कर लेंगे आप अपने आप, पक्का? ये आपको नोट तो नहीं करना है, ये नहीं, कुछ नहीं नोट करते हो है?
कर लो फिर बाद में, नहीं तो पूछोगे, नहीं पूछोगे। नो सर, यस सर करें। चलिए, कोई डाउट किसी को? नहीं, थैंक यू।